आज हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर ध्वजारोहण स्थल पर उपस्थित सभी संकाय सदस्य, रेजिडेंट डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी एवं बाहर से आए हुए अतिथिगणों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय गौरव का दिन है, पर्व है और आज के दिन ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। आज के दिन को हम सभी भारतवासी बड़े उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हमें हमारे संघर्ष की याद भी दिलाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बीता हुआ एक वर्ष हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा, उपलब्धियों से भरा रहा और मैं ये आशा करता हूँ जो ये साल शुरू हो रहा है 2026, इसमें बहुत ही अच्छे कार्य हम लोग करेंगे और एक संस्थान को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। पिछला साल 2 जनवरी का दिन हमारे संस्थान को NAC A++ अवार्ड किया गया था। वो इस संस्थान की गौरवमयी अभी तक की जो यात्रा है और जो उपलब्धियां हैं उसको दर्शाता है। और लास्ट ईयर ही हमने NIRF में 5वां रैंक प्राप्त किया था। ये रैंक हमने पिछले 3 वर्षों में 7 से 6 पे आए और लास्ट ईयर हम 6 से 5वें रैंक पर आए। लास्ट ईयर में हमने कुछ काम किए हैं जिससे कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट बढ़ सके, चाहे वो फैकल्टी का हो या नॉन फैकल्टी का हो। लास्ट ईयर हमने 220 नई फैकल्टी की पोजीशंस और 98 बैकलॉग फैकल्टी पोजीशंस को एडवर्टाइज किया है। और मैं ये आशा करता हूँ अति शीघ्र ये दोनों के दोनों जो कैडर हैं वो भर लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, हमने नॉन फैकल्टी पोस्ट के रिक्रूटमेंट पे भी ध्यान दिया है। आपको ध्यान होगा, लास्ट ईयर तक 1974 हम लोगों ने भर्ती किए थे और लास्ट ईयर हमने जो एडवर्टाइज किए हैं 1469 पोस्ट को किया है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर 1200, OT असिस्टेंट 81, स्टेनोग्राफर्स 64, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 32, हॉस्पिटल अटेंडेंट 43, स्टोर कीपर 22 आदि आदि एडवर्टाइज की हैं। एप्लीकेशंस इनकी आ गई हैं और अब इनका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और हमारी जो नई संस्था है जो उसको एग्जाम कराएगी उसका भी लगभग चयन हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट होना बाकी है और इन 3 महीने के अंदर हम इन 1469 पोस्टों को रिक्रूट कर लेंगे। मैं बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर हमें गर्व है कि हमारा एडवांस डायबिटिक सेंटर शुरू हो गया है और इसमें जो है एंडोक्राइन मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी फॉर द डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोलॉजी फॉर द डायबिटिक नेफ्रोपैथी और लीवर से जुड़ी फैटी लीवर और ओबेसिटी जैसी क्लिनिक्स स्टार्ट हो चुकी हैं और फुल स्विंग में जो है इस समय एडवांस डायबिटिक सेंटर चल रहा है। इतना ही नहीं, हमने जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है। 8 डिपार्टमेंट जुड़े हैं जो एग्जिस्टिंग 34 थे और मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय ये 43 हैं।
ये सारे चालू हो गए हैं, एक को छोड़ के मैं बताता हूँ। पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी 2 फैकल्टी रिक्रूट हुए हैं, ओपीडी चल रही है, 10 बेड इंडोर इसका स्टार्ट हो चुका है। हेड एंड नेक सर्जरी 4 फैकल्टी रिक्रूट हो चुके हैं, ओपीडी सामान्यता चल रही है, 20 बेड्स का इंडोर है और एक ऑपरेशन थिएटर है। और ये डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा सर्जरी पिछले 1 साल में कर ली है और मेरे को बताते हुए भी हर्ष हो रहा है। कॉक्लियर इम्प्लांटेशन में, जो कि खासकर उन बच्चों में किया जाता है जिसमें सीवियर हियरिंग लॉस होता है और हियरिंग एड से सही नहीं होता है, अपने यहाँ तो ये कर ही रहे हैं, हंड्रेड्स में कर चुके हैं। बताने की ये बात है कि बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या प्राइवेट हैं, वहाँ पे ये कैपेसिटी बिल्डिंग जो है सर्जन्स की कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है और मैं इस डिपार्टमेंट को बधाइयाँ देना चाहता हूँ इसके लिए। इन्फेक्शियस डिजीज 2 फैकल्टी आ गए हैं, ओपीडी चल रही है और 30 बेड हैं इनके पास, जिसमें से 10 चालू हो गए हैं। ऑर्थोपेडिक्स ने बहुत ही प्रगति करी है, इसमें 4 फैकल्टी हैं, ओपीडी चल रही है, 55 बेड हैं इंडोर के और 2 ओटी भी इनकी स्टार्ट हो चुकी है जिसमें ऑपरेशन करते हैं। और पहली बार एनएमसी में यहाँ पर 3 सीट एमएस की स्टार्ट करने का जो है हमको अलाउ किया है। इसके अलावा पीडीसीसी पेल्विस हिप एंड नी इंजरी 2 सीट्स और स्पोर्ट्स मेडिसिन में मेरे को लगता है कि इस साल से भी 2 सीट पीडीएफ का कोर्स है, ये स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आता हूँ पीडियाट्रिक यूरोलॉजी। इसकी खासियत ये है इस डिपार्टमेंट की, ये नेशनल इंडिया का पहला डिपार्टमेंट है। इसमें यूनिट के रूप में स्टार्ट किया गया था और लास्ट ईयर ही जो है इसको डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें गवर्नमेंट में 7 फैकल्टी का भी प्रोविजन है, 30 बेड का इंडोर है जी ब्लॉक में, 2 ओटी लगातार चल रहे हैं और पीडियाट्रिक रोबोटिक ट्रांसप्लांटेशन भी इस डिपार्टमेंट में होता है। और मेरे को अत्यंत हर्ष हो रहा है कि 2 साल की जो हमारी मेहनत एनएमसी के साथ में थी कि इस डिपार्टमेंट में एमसीएस पीडियाट्रिक यूरोलॉजी स्टार्ट किया जाए और यह भी हमारी जो है पूर्ण हो चुकी है। बहुत बहुत बधाइयाँ इस यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को। अब मैं आता हूँ पीडियाट्रिक कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी अंडर सलोनी हार्ट सेंटर। ये डिपार्टमेंट का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नई नई चीज़ें इसमें आ रही हैं और जो एग्जिस्टिंग है उनका कंसोलिडेशन हो रहा है। हमारे पास फैकल्टी बहुत हैं। कल मैं बैठा था, बात हो रही थी कि एमसीएच 1-2 सब्जेक्ट जिसमें खासकर सीबीटीएस में नेशनल लेवल में स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन मेरे को बताते हुए हर्ष हो रहा है हमारे डिपार्टमेंट में ये स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। और जो पीडियाट्रिक सीबीटीएस है उसमें 30 बेड हैं, जिसमें 6 आईसीयू के हैं, 1 डेडिकेटेड ओटी है और परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट ईयर में ही इन्होंने पीडियाट्रिक सीबीटीएस में 300 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बच्चों के साथ में। और एक और बात बताना चाहेंगे कि इसमें 6 साल का एमसीएच प्रोग्राम भी जो है एनएमसी द्वारा जो है सैंक्शन कर दिया गया है, तो इसलिए हमारे पास में आने वाले समय में स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स की इस डिपार्टमेंट में कमी नहीं रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेडिसिन डिजिटल हेल्थ, पहले ये टेलीमेडिसिन था, डिजिटल हेल्थ इसमें किया गया है। इस बात को देखते हुए किया गया है कि जो एआई आ रहा है, तो एआई की जो पूरी जो हमने एसजीपीजीआई को एआई एनेबल्ड एसजीपीजीआई इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो उसकी जिम्मेदारी इसी के पास रहे। इसके अलावा आउटरीच प्रोग्राम्स एसजीपीजीआई उत्तर प्रदेश में है, टॉप क्लास सर्विसेज दे रहा है। और यहाँ पे मैं धन्यवाद प्रस्तावित करना चाहूँगा यहाँ की फैकल्टी का, नॉन फैकल्टी, नर्सिंग स्टाफ का, टेक्नीशियंस का और जितने भी हैं, कि जिसकी वजह से आज हमारा
SGPGI ऊंचाइयों को छू रहा है, तो उसमें आउटरीच प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, जिससे कि खाली SGPGI की जो गुणवत्ता है उसका काम आए। किसके काम आए? हमारी यूपी की जो जनसंख्या है उनके काम आए। हम यहाँ की फॉर एग्जाम्पल जैसे फैटी लीवर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हम इनको जो है दूर दराज में लेके जाएं और वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए आउटरीच प्रोग्राम थ्रू टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ के उनको वहाँ पे किया जा सके। तीसरी बात मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा एक्सपेरिमेंट रहा। लास्ट ईयर के 26 जनवरी में मैंने कहा था कि हम टेली ICU हब एंड स्पोक मॉडल पे कर रहे हैं। हमारा संस्थान हब है और 6 मेडिकल कॉलेजेस वो स्पोक है, वो सक्सेसफुल रहा है। तो एक प्रस्ताव हमारे पास जो गवर्नमेंट ने बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया है कि जो हमारे 44 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें भी ऐसा टेली ICU का प्रोग्राम हो। और इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि जो बिना सोचे समझे SGPGI को रेफरल हो जाते हैं सिक पेशेंट के, रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, तो कुछ पेशेंट जो वहाँ पे ट्रीट हो सकते हैं वहाँ पे ट्रीट होंगे, जो ट्रीट नहीं हो सकते हैं SGPGI की ज़रूरत है उनको स्टेबलाइज करके जो है प्रॉपर वे में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये आने वाले समय में ये डिपार्टमेंट बहुत काम करने वाला है, खाली SGPGI के लिए ही नहीं बल्कि इस स्टेट की जनता के लिए भी। एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बिल्डिंग 5वें फ्लोर तक आ चुकी है। मेरे को हर्ष हो रहा है, फरवरी में इसका सिविल वर्क कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जो इनर है वो अक्टूबर में तैयार हो जाएगा। इसमें 17 डिपार्टमेंट या यूनिट्स हैं, 5 यूनिट हैं, बाकी के जो हैं 12 जो है इसमें डिपार्टमेंट हैं। जनरल पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर, पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी यूनिट, पीडियाट्रिक मेडिकल जेनेटिक्स यूनिट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक यूनिट, सोशल पीडियाट्रिक यूनिट, डे केयर यूनिट। इन डिपार्टमेंट को हम अक्टूबर 2026 में स्टार्ट कर पाए तो जो उनके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी हैं, उसका भी इस समय गहन मंथन हो रहा है। और हमारी ये कोशिश रहेगी स्टार्ट होने से कम 1.5-2 महीने पहले तक ये जितना भी हमारा एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर है, फैकल्टी नॉन फैकल्टी जितने भी हैं, उससे ये सुसज्जित हो जाए और एक प्रॉपर वे में हम इसको जो है अक्टूबर 2026 में स्टार्ट कर सकें। मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो डिपार्टमेंट 1987, 86, 88, 90, 92 में स्टार्ट हुए थे, 30, 35, 37 साल के हो गए हैं, वो उसी कैपेसिटी पे काम कर रहे थे। कुछ डिपार्टमेंट में जिनकी कैपेसिटी 10 DM स्टूडेंट्स लेने की थी, यूरोलॉजी 10 MCS स्टूडेंट लेने की थी, लेकिन वो उतनी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और एक्सपेंशन ऑफ डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ द पेशेंट केयर, टीचिंग एंड ट्रेनिंग मीन्स MD, MS, DM एंड MCH एंड कटिंग एज रिसर्च। आपको बताते हुए मेरे को भी हर्ष हो रहा है, PhD के नंबर्स बढ़ रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में बढ़ रहे हैं। हर डिपार्टमेंट की फैकल्टी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट जो है रिसर्च के लिए दिया जाए। गवर्निंग बॉडी ने भी जो है 5 लाख से 10 लाख इंट्राम्यूरल ग्रांट कर दी है और इसका प्रभावी असर जो है देखने को मिल रहा है। जब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है, अगर नई फैकल्टी आएगी तो उनके लिए जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंशियल ब्लॉक होने चाहिए,
नए वो आ रहे हैं, तो उसमें बताता हूँ मैं। टाइप 4 80 यूनिट, टाइप 5 40 यूनिट, और रेजिडेंट्स के लिए 2 टावर्स ऑफ द 200 रूम्स, और एक्सपेंशन ऑफ द सी ब्लॉक। और जहाँ पर इस समय में हमारी नवी ओपीडी है, उसी नवी ओपीडी के साथ में दूसरी नई ओपीडी उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा कैपेसिटी के साथ आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हुआ है। पैथोलॉजी में डिजिटल पैथोलॉजी आई है, न्यूरो सर्जरी में गामा नाइफ है, और 6 महीने में मेरे को आशा ये स्टार्ट हो जाएगा। और सीसीएम में जो इस समय 40 बेड हैं उनको 100 बेड किया जा रहा है, और उसके साथ में बर्न यूनिट के भी 80 बेड होंगे सेम टावर में। और इसकी मान्यता इसको हमको गवर्नमेंट से मिल चुकी है। जो प्रपोज किया है 3rd फेज, क्योंकि हमारा एसजीपीजीआई जो है 1st फेज, 2nd फेज एंड 3rd फेज, हम 3rd फेज में आ गए हैं। ये इसकी वो हुई थी 1985-86 में, जो हमारा आया था कि हमारा फेज वाइज एक्सपेंशन होना है। 3rd फेज में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, पर्टिकुलरली फॉर द आउटरीच प्रोग्राम्स, ये पब्लिक हेल्थ और डीटीएच आप समझते हैं, टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ के साथ मिलके काम करेगा। और दूसरा आ रहा है फार्माको थेरेपी डिपार्टमेंट। आजकल मैं जहाँ पे भी देखता हूँ तो ट्रीटमेंट में फार्माकोजिनोमिक्स की बात होती है। हम कोशिश करेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पर आए। इसके अलावा फैसिलिटी बढ़ेंगी, पेशेंट आएंगे तो मल्टी लेवल पार्किंग फैसिलिटीज 2 का सोचा गया है, G+4 या 5। सुलभ शौचालय बन रहा है, रैन बसेरा बन रहा है। रैन बसेरा जो गेट 2 के पास में है, 5 फ्लोर बन चुके हैं, 5 और बन रहे हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा 1024 बेड्स की इसमें फैसिलिटी है। बंकर बेड भी होंगे, दूसरे बेड होंगे सामान्य, एसी बेड भी होंगे, और एक इसमें किचन होगी जिससे कि खाना जो है ग्राउंड फ्लोर पे आके खा लें। और वहाँ पे एक कॉमन चीज़ों की जनरल स्टोर जिसको कहते हैं, एक वो शॉप भी होगी। तो ये सारी चीज़ें बढ़ा रहे हैं। काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा आने वाले 5 साल का इस पीजीआई का विजन क्या है। हम 3 चीज लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट से मेरे को कहा गया, लगभग 1 साल पुरानी बात है, कि क्या हम इसमें पीजी ला सकते हैं। पीजी का मतलब एमडी मेडिसिन, एमडी गायनेकोलॉजी, एमडी पीडियाट्रिक्स, इस तरह की चीजें जो केजीएमयू आरएमएल में है। मैंने उसी समय उनको उत्तर दिया कि जब ये संस्थान बना था सर, पहला ऐसा संस्थान था पूरे भारतवर्ष में जो सिर्फ टर्शरी केयर के लिए था। कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, इसके लिए था। अगर अब हम एमडी-एमएस पे जाएंगे तो इट विल बी ए स्टेप इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने उनको सुझाव दिया हमें आगे मूव करने का भी मौका मिलना चाहिए, और वो मौका ये है कि अगर हम टर्शरी केयर को 3rd जनरेशन कहें तो 4th जनरेशन हमारे लिए क्वाटरनरी केयर होगी। और ये वो क्वाटरनरी केयर होगी जो कॉम्प्लेक्स मरीजों का यहाँ पे इलाज होगा। और जो यूपी गवर्नमेंट का है कि कोई भी मरीज यहाँ का इलाज के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट से बाहर ना जाए, एक वो सपना भी जो है हमारा पूरा होगा। तो इसको क्वाटरनरी हेल्थ केयर एसजीपीजीआई, वी कॉल इट द एसक्यूएससी, काफ़ी मंथन चल रहा है। इसमें 11 स्ट्रीम्स हैं। 11 स्ट्रीम्स के जो स्पेशलिस्ट आते हैं वो बात करते हैं हमको क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर चाहिए। आपको मैं बता सकता हूँ, एक न्यूरो सर्जरी का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर स्पाइनल करनी है तो वी विल बी हैविंग द सेपरेट स्पाइनल रोबोटिक्स। क्रेनियल वी हैव द सेपरेट क्रेनियल रोबोटिक्स। यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट का, यूरोलॉजी का देता हूँ कि रोबोट उनके पास अकेला होना चाहिए जितने भी ट्रांसप्लांटेशन हो रहे हैं, चाहे वो अडल्ट हो चाहे पीडियाट्रिक्स हो,
तो वो पूरा का पूरा जो है रोबोट के जरिए होना चाहिए। इसके अलावा वो चीज़ें सारी यहाँ पर आ रही हैं, चाहे वो कार्डियक साइंसेज हों, चाहे न्यूरो साइंसेज हों, रीनल साइंसेज हों, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेपेटिक साइंसेज हों, क्रिटिकल केयर हो, मैटरनल एंड फीटल हो, ऑन्कोलॉजी हो, जीन एंड सेल थेरेपी हो, रेयर डिजीज जीनोमिक्स हो, तो ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। इसके लिए हमें अलग से 500 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट, आई एम सेइंग, बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल केयर भी जो है एग्जिस्टिंग है उससे अच्छी होगी। पेरी ऑपरेटिव मेडिसिन एनेस्थीसिया स्टार्ट करेगा। ऑपरेशन से पहले वाली स्थिति में, ऑपरेशन के दौरान और पोस्ट ऑपरेटिव, व्हाट यू कॉल इट द पेरी ऑपरेटिव एनेस्थीसिया और मेडिसिन, वो स्टार्ट होगी। आपको बताना चाहूँगा ये प्रोजेक्ट जो है आसमान में नहीं है, अब ये धरातल पर उतर चुका है। एक प्रेजेंटेशन हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जो मेडिकल एजुकेशन के भी मंत्री हैं उनके सामने प्रेजेंटेशन किया, इसके साथ में एआई भी किया था और तीसरा भी किया था जो हमारी वो है, तो वो बहुत प्रभावित ही है। उन्होंने कहा कि आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से ही आप स्टार्ट करिए, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 वो चालू करना है और इस बार हो रहा है। और जो सप्लीमेंट्री बजट आया था उसमें 2 मद, एक तो सिविल वर्क का और दूसरा इक्विपमेंट का खुल गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको कार्य के लिए मान्यता मिल गई है। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सब लोग जानते हैं, चैट जीपीटी से सभी वाकिफ होंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आंसर तो हमेशा मिलता है, इस बात की गारंटी है। और इस बात की भी गारंटी है 80-90% वो ठीक ही होता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एआई। आप अंदाजा लगाइए, ओपीडी में जितनी भीड़ भाड़कम ओपीडी में मरीज आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल है, रजिस्ट्रेशन के बाद पेशेंट के बाद डॉक्टर के पास ले जाना मुश्किल है, डॉक्टर के बाद में सैंपल देना, कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें अगर आप सोचें कि ये सारी चीज़ें जो है क्रमबद्ध वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो तो आप समझ सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खाली जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है वहीं तक सीमित नहीं है। ये जो है एडवांस्ड एआई क्लिनिकल एप्लीकेशन, जो मैंने बताया, डायग्नोस्टिक, डिसीजन सपोर्ट, टेली आईसीयू एंड मैनेजमेंट एंड स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे इसके लिए। और रोबस्ट ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगा, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। मानव जितने भी हैं, चाहे डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल हों, उन सबका सशक्तिकरण होगा। और इसमें 50 एआई फेलो भी कभी होगा। अग्रणी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी होगी, MOUs विद नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। इसका प्रभाव क्या होगा एक्चुअली में? डायग्नोस्टिक की एक्यूरेसी और रोगियों के जीवन भर में, यानी कि जीवन काल में वृद्धि होगी। और जो उपचार हो रहा है वो जल्दी होगा, उसमें देरी नहीं होगी। और रिसर्च में भी बहुत इसका फायदा होगा। तीसरा जो है, जैसे मैंने आपको बताया, टेलीमेडिसिन हमारे यहाँ है। अब हम हैं 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगले 44 मेडिकल कॉलेज में ले जाना एक एग्जाम्पल है टेली आईसीयू का। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। पैथोलॉजी में हमने जो डिजिटल पैथोलॉजी ली है, हम हब होंगे और 40 मेडिकल कॉलेज उसके स्पोक्स होंगे। तो पैथोलॉजी वाले जब उस पर काम करेंगे साइमल्टेनियसली 40 मेडिकल कॉलेज में वो लर्न कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल द टेली एजुकेशन। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आने वाले 5 सालों में, 1 साल में तो हमारा फेज 1 हो ही जाएगा क्वाटरनरी केयर का, लेकिन आने वाले 2-3 साल में ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी और एक कंसोलिडेशन फेज में भी पहुंच जाएंगी। भाइयों और बहनों, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए संस्थान के सभी संकाय सदस्य, रेजिडेंट डॉक्टर, अधिकारी एवं कर्मचारियों हमें निरंतर सहयोग देने के लिए एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि हम सभी अपने कैरियर के चाहे किसी की चरण में हो,
हमेशा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, प्रशिक्षित मानव शक्ति उत्पन्न करने व स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कटिंग एज रिसर्च के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। एक बार फिर से समारोह की सेवा बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। थोड़ा और जोर से जय हिंद। यस, एक बार और जय हिंद। धन्यवाद।